नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आईएएस की इस टेस्ट सीरीज में। हम लोग विजन आईएएस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 8 देख रहे हैं, जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से संबंधित है। हम लोगों ने इसका पहला पार्ट कर लिया था, जिसमें 27 क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। आज कोशिश करेंगे कि 50 क्वेश्चन तक पहुँचे। क्वेश्चन पहला दिया है इसमें 28 नंबर का, हाल ही में सुर्खियों में रही ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच पहल है। तो ये जो ग्लोबल ग्रीन हाउस वॉच पहल है, यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक पहल है। तो इसका विकल्प नंबर ए हो जाएगा। ये पूरी तरह से फैक्ट था। दूसरा देखिए, दिया है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रजातीय एक रूपता किसी समुदाय के प्रजातियों में प्रचुरता के वितरण का वर्णन करती है। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि प्रजाति समृद्धता या प्रचुरता किसी परिभाषित क्षेत्र के भीतर प्रजातियों की संख्या होती है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही हैं। हमारे विकल्प हो जाएंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 29। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया, बहुत छोटे प्राणी बिरले ही ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये कथन हम लोगों का सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, छोटे प्राणियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आयतन की अपेक्षा कम होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यह बहुत छोटे प्राणियों के बिरले ही ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये तो बात सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो इसमें दिया है वो इसमें गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें दिया है कि छोटे प्राणियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आयतन की अपेक्षा कम होता है। तो उसके आयतन की अपेक्षा कम नहीं होता, ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत है। ठीक है, उसके आयतन की अपेक्षा अधिक होता है। ये सामान्य सी बात है। इसका हमारा इसलिए हिसाब से विकल्प हम लोगों का कौन सा हो जाएगा। एक स्टेटमेंट तो गलत है, पहला सही है, ये वाला गलत है। तो इसमें तो खोजिए कहाँ से है। विकल्प नंबर सी दिया है, पहला कथन सही और दूसरा गलत है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है कि ये गलत है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, आसाम में है। और ये आप इसको एक बात और ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कभी कभी ऐसे पूछ लेगा नदी यहाँ पर देकर, तो गलती हो जाएगा। इसलिए देखिए, अरुणाचल प्रदेश में नहीं, आसाम में है और ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा दिया रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको पता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये यहाँ पर नीलगाय, मगरमच्छ जैसे वन्य जीव भी पाए जाते हैं, चिंकारा, सांभर, ये सब मिलते हैं। तो ये तो हम लोगों का सही हो जाएगा। तीसरा दिया है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। तो तीसरा भी सही है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर जो प्रमुख जीव पाए जाते हैं वो होते हैं तेंदुआ, लंगूर, नेवला, बिल्ली, लकड़बग्घा, स्याही आदि, इस तरह के यहाँ पर जीव पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी हम लोगों का सही मिलान किया हुआ है। तीसरा दिया है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मयूरभंज जिले में स्थित है, उड़ीसा में। यहाँ पर पश्चिम बंगाल दे दिया है, तो ये भी स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो जाएगा। और यहाँ पर जो जानवर पाए जाते हैं वो होते हैं बाघ, हाथी, हिरण, मोर, मैना, ठीक है, चीतल और सांभर, तेंदुआ, गौरैया, लकड़बग्घा, ये सब जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। याद रखिएगा ये भी। तो हम लोगों का विकल्प हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, हाल ही में सुर्खियों में रही शब्दावली फोरम शॉपिंग है। ये देखिए, इस तरह के शब्दावली यूपीएससी बहुत ज़्यादा पूछता है, तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर दिया फोरम शॉपिंग शब्द किससे संबंधित है। तो ये जो शॉपिंग शब्द है, फोरम शॉपिंग, ये सबसे अनुकूल परिणाम प्राप्त करने की आशा में एक विशेष अदालत के चयन का अभ्यास है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 33 दिया है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं के संदर्भ में
कुछ पूछा है पर विचार करने के लिए कह रहा है। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है कि कृषि अफवाह, दूसरा दिया है खुले में शौच, तीसरा दिया औद्योगिक अपशिष्टों का निर्वहन, चौथा दिया है बाढ़ और पांचवा दिया है न्यूक्लियर रिएक्टरों से शीतलक का निर्वहन। तो उपयुक्त प्रक्रियाओं में से जल प्रदूषण के लिए कौन से उत्तरदायी है? तो आपको ध्यान होगा कि सभी कारण इसके सभी जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। कृषि अपवाह जब इसमें होता है तब भी प्रदूषण हो जाते हैं। अगर हम खुले में शौच करते हैं तो उससे भी प्रदूषण फैलते हैं। आपको पता ही है काफ़ी बीमारियां भी होती हैं, इसीलिए सरकार योजनाएं भी चला रही है। हर घर जल, हर घर टॉयलेट, इज्जत घर, इस तरह से काफ़ी सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि स्वच्छता को बढ़ाया जा सके। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जैविक क्षमता पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो देखिए, संसाधनों के असीमित होने और पर्यावरणीय दशाओं के आदर्श होने पर यह वह अधिकतम दर है जिस पर समष्टि में वृद्धि हो सकती है। तो बिल्कुल सही कथन है। और पढ़ लेते हैं, देखते हैं, लेकिन ये कथन तो आप मान के चलिए कि सही है। दूसरा दिया है, यह उर्वरक की वह अधिकतम मात्रा होती है जिसका उपयोग पीएच की वृद्धि किए बिना किया जा सकता है। गलत है। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रजातियों के श्वसन की अधिकतम दर है। गलत है। ठीक है। यह पर्यावरणीय वातावरण के किसी पौधे की प्रजाति के विकसित होने में लगने वाले अधिकतम समय है। ये भी गलत है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। और स्टेटमेंट हम यहाँ पर जैव विविधता पद के बारे में पूछा था, तो हम लोगों का विकल्प हो जाएगा ए। ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37। अनिष्ट चतुष्क उपनाम का उपयोग उन कारणों का वर्णन करने हेतु किया जाता है जिनकी वजह से विश्व में प्रजातियां तीव्र गति से विलुप्त हो रही हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? हाँ तो देखिए, मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि जब इस तरह का कथन आता है तो लगभग सारे ही कथन सही होते हैं। ठीक है। देखिए, अत्यधिक दोहन करेंगे तब भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी। आप अगर पर्यावरण की क्षति और विखंडन करेंगे, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण होगा तो भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और सह विलुप्तता जो है इससे भी हो सकती है। तो इस स्थिति में हमारा विकल्प हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 35 के बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 में दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैविक ऑक्सीजन मांग जल निकायों के सुपोषण का एक संकेतक है। ठीक है। उसके बाद से दूसरा स्टेटमेंट दिया है, जो जैविक ऑक्सीजन मांग में वृद्धि का तात्पर्य जल निकाय में अत्यधिक अकार्बनिक प्रदूषण की उपस्थिति है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अकार्बनिक लिख दिया है, इसीलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि कार्बनिक CO2 होता है। ठीक है। तो इसमें अकार्बनिक नहीं कार्बनिक लिखना चाहिए था, इसीलिए इसमें स्टेटमेंट हम लोगों का दूसरा गलत हो जाता है और स्टेटमेंट एक सही है, इसलिए विकल्प हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। 38 देखने के लिए हम लोग, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। चलिए पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, सामान्य तौर पर जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रजातियों की विविधता कम हो जाती है। क्या लिखा है? ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं भूमध्य रेखा से। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, समशीतोष्ण पर्यावरण में के विपरीत उष्णकटिबंधीय पर्यावरण अधिक मौसमी और अपेक्षाकृत अप्रत्याशित होते हैं। हाँ तो दोस्तों, पहला स्टेटमेंट तो इसमें सही है, वो ऊपर चला गया है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा है, समशीतोष्ण पर्यावरण के विपरीत उष्णकटिबंधीय पर्यावरण अधिक मौसमी और अपेक्षाकृत अप्रत्याशित। अधिक मौसमी नहीं, कम मौसमी होता है। यहाँ पर स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत है, इसलिए विकल्प हमारा हो जाएगा सी। पहला कथन तो सही है, लेकिन दूसरा कथन गलत है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 39 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, भारतीय पुनर्वास परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। ठीक है। तो यह स्टेटमेंट सही है, सांविधिक निकाय है,
ये बात तो पूरी तरह से सही है। और दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं फिर, यह पेशेवरों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करता है, ये भी सही है। तो इस स्थिति में हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है इसे, ये देखिए यहाँ पर दिया है सूखी झीलें और राज्य। तो जो वेट्टूर है ना, इसको देखना है सही मिलान हुआ है कि नहीं, और इस तरह से इसमें हर एक का मिलान देखना है। साथ ही साथ देखिए, अगर इसमें झील का दिया है तो आप उसके आसपास जो नदी है उसको भी याद रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। वेट्टूर जो है वो तमिलनाडु में है, सही बात है। कृष्णा राज सागर झील कर्नाटक में है, ये भी सही बात है। दूसरा दिया है नागार्जुन सागर जो है ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये तेलंगाना में है। ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो जाएगा, और कृष्णा नदी पर है, ये बात आपको याद रखना है। दूसरा दिया है इदमाल यार जो दिया है, ये कहाँ है, ये झील केरल में है, तो ये भी सही है। तो हमारा विकल्प हो जाएगा सी। ये केवल गलत है। इस नागार्जुन जो सागर है ये कहाँ स्थित है, तो ये तेलंगाना में है। इसको आप याद रख सकते हैं, कृष्णा नदी पर है। मैंने आपको पहले बताया था कि नदी भी साथ साथ में याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 दिया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय उपमहाद्वीप के लिए स्थानीय प्रजाति है, ठीक है। दूसरा दिया है, यह पर्यावरण और वन मंत्रालय की वन्य जीवों के प्रयासों का विकास योजना के तहत प्रजातीय पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के लिए पहचान की गई प्रजाति में से एक है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा, यह राजस्थान का राजकीय पक्षी है, ये भी सही बात है। तो ये विकल्प हो जाएगा सी। इस पर काफ़ी विवाद भी हुआ था कि जो हम लोग विंड जो क्या कहते हैं विंड वाला वो जो ऊर्जा उत्पादन करने के लिए लगा रहे हैं, तो उसमें सरकार कह रहा था कि मत लगाइए, नहीं तो ये जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इनके लिए खतरा हो सकता है। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए, थोड़ा सा करंट में था ये, इसीलिए हमारे ख्याल से इसमें पूछा गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 43 नंबर का क्वेश्चन। 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं पहले, फिर कि पहले 41 नंबर का ही क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन दिया है, सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है और कौन सा सही नहीं है ये बताना है। दिया है कि SDG रियो घोषणा के तहत अपनाए गए 17 लक्ष्यों में से एक है। देखिए ये 17 लक्ष्य तो हैं, लेकिन ये जो हैं ये SDG जो अपनाए गए थे वो रियो घोषणा पत्र में नहीं अपनाए गए थे, ठीक है। ये स्टेटमेंट तो हम लोगों का गलत हो जाता है। पहला स्टेटमेंट क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि यह पर्यावरण और विकास पर जो 1992 में रियो घोषणा हुआ था और अर्थव्यवस्था के विकास में शामिल होने के लिए लोगों के अधिकारों और सामान्य पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ये मनुष्यों की जिम्मेदारी को परिभाषित करता है, न कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से ही संबंधित है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऐसी स्थिति में देखिए सब में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दे दिया है, तो सब आंसर हम लोग के गलत ही होंगे। लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत में SDG के क्रियान्वयन का कार्य करता है। तो आपको मैं बता दूं कि ये नीति आयोग करता है, ठीक है। ये पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन नहीं करता, ये गलत हो जाएगा। SDG इंडेक्स नीति आयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सहयोग से जारी किया जाता है, सहयोग से नहीं जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है तीनों स्टेटमेंट गलत हैं और गलत ही पूछा है। तो गलत अगर पूछा है तो हम लोगों का विकल्प कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थोड़ा सा इसको हमें नीचे करना पड़ेगा, तभी हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया है, पर्यावरण प्रभाव आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किसी भी गतिविधि के आधुनिकीकरण या नई परियोजना की स्थापना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी अनिवार्य कर दी गई है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, यह कुछ उद्योगों को उनकी परियोजनाओं के निवेश मूल्य के आधार पर पर्यावरण प्रभाव आकलन आवश्यकताओं को छूट प्रदान करता है। सही बात है, दोनों स्टेटमेंट सही लग रहे हैं।
ठीक है, तो विकल्प की ओर चलते हैं। विकल्प नंबर हम लोगों का हो जाएगा सी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, चट्टान जैसी निर्जीव वस्तुओं की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग का उपयोग नहीं किया जा सकता। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा ये कब चर्चा में आया था? ज्ञानवापी परिसर के मामले में, जो वहाँ पर वजूखाना है, शिवलिंग है, उसके परीक्षण के बारे में ये सामने आया था, इसलिए ये न्यूज में है। और दूसरा स्टेटमेंट जो इसमें दिया है, कार्बन डेटिंग, कार्बन 12 नहीं, इसमें कार्बन 14 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये आंसर 12 की वजह से गलत हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में फिर हमारा विकल्प सी हो जाएगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यह जैव, एक मिनट, दिया है, यह भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों में से एक है और इस क्षेत्र में कुल क्षेत्रफल के लगभग 1/3 भाग पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का विस्तार है। भारत की लगभग 2/3 स्थानीय पादप प्रजातियां इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। गिजर्ड श्रिकल्स लेवल इस क्षेत्र हेतु कुछ वनों में ही पाई जाती हैं, कुछ वनों में ही पाई जाती है। ठीक पढ़ा गया है। इसमें लिखा है, उपयुक्त परिच्छेद में भारत के निम्नलिखित में से किस जैविक क्षेत्र की बात की जा रही है? तो पश्चिमी घाट की बात की जा रही है। ठीक है, तो विकल्प हो जाएगा आपका डी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर के क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है? 45 नंबर के क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है एंडोसल्फान दिया है। अंग्रेजी में लिखा होता तो सही से पढ़ लेते, ये जो देवनागरी लिपि में लिख दिया जाता है, इससे काफ़ी दिक्कत होती है। तो कैंसर कारक और तंत्रिका तंत्र एवं आनुवांशिक पदार्थ के लिए जो हानिकारक माना जाता है, निम्नलिखित में से किसमें इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? आप जब यूपीएससी में क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो आपको अंग्रेजी भी साथ साथ देखते रहिएगा। काफ़ी हिंदी में पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है, जो देवनागरी लिपि में अंग्रेजी के शब्दों को लिखा जाता है। तो ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि आनुवांशिक पदार्थों के लिए हानिकारक माना जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो देखिए, कृषि में उपयोग किए जाने वाले कीटनाशक के रूप में जो एंडोसल्फान है, इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आप याद रख लीजिएगा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए, सबसे बेस्ट क्वेश्चन आज का लग रहा है मुझे। इसमें दिया है, अनुच्छेद 355 अभी हम लोगों ने क्या कहते हैं, भारत सरकार ने अपना बजट पास किया है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और क्योंकि बजट पास हुआ है, साथ ही साथ आप देखिए काफ़ी सारे घटनाक्रम हो रहे हैं। झारखंड में जो सरकार गिराई गई, बिहार में जो सरकार गिरकर फिर से न्यू फॉर्म की गई, तो ये सब उसमें ये चर्चा में रहता है। देखिए क्या दिया है, अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार को अधिकृत करता है क्या? राज्य के प्रत्येक राज्य क्षेत्र को आंतरिक अशांति से सुरक्षित करना। बिल्कुल सही कथन है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, किसी भी राज्य द्वारा संघ के कानून और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्दिष्ट करने के लिए, ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या दिया है, किसी राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता या उसके भंग होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाना। राष्ट्रपति शासन लगता है 356 356 के तहत 356 के तहत लगता है। जब इस 355 के तहत जब 355 के तहत जब 355 के तहत गवर्नमेंट फेल हो जाती है, ठीक है, 355 के तहत जब गवर्नमेंट फेल हो जाती है तो 356 का प्रयोग करके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते। तो इस हिसाब से हमारा विकल्प कौन सा होगा? विकल्प नंबर हम लोगों का हो जाएगा बी। 2 ऑप्शन सही है, लास्ट वाला ऑप्शन गलत है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का होगा क्वेश्चन नंबर 46
और क्वेश्चन नंबर 49 आज के 2 लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 50 से लेके जो 75 तक। इसमें दिया है पहला, पारिस्थितिक तंत्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया, अवायवीय परिस्थितियाँ कार्बनिक पदार्थों के अपघटन की प्रक्रिया को धीमी कर देती हैं। अवायवीय धीमी कैसे करेंगी? 1 मिनट आप थोड़ा सा लॉजिक इसमें लगा सकते हैं कि देखिए, इसमें दिया अवायवीय परिस्थितियाँ कार्बनिक पदार्थों के अपघटन की प्रक्रिया को, ठीक है, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन की प्रक्रिया को धीमी कर देती है, ये बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया, अपघटन की प्रक्रिया के क्या कहते हैं, खंडन, निस्सालन, अपचयन, ह्यूमस भवन यानी कि बनना और खनिजी जो हमारा भवन सहित प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला शामिल होती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आगे देखते हैं, ये देखिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए, प्रदूषक दिया है और स्रोत दिया है। ओजोन, वाहनों से निकलने वाला धुआं, ठीक है, इसमें ओजोन होता है। प्लूटोनियम परमाणु रिएक्टर से मिलता है। पारा जो है वो दंत चिकित्सा में भी मिलता है। ऐसे हिसाब से तीनों ही आंसर हम लोगों के सही हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। और इसका जो 3rd पार्ट है कल आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी कीजिए ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच।